तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 4 कार्बन व उसके यौगिक पार्ट फर्स्ट। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। व उसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दोनों अपने मध्य में रखते हैं और साझेदारी करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? दोनों का समान हक होता है, दोनों परमाणु का। तो और ये दोनों परमाणु कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ समान फोर्स यानी समान बल से आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इन दोनों के मध्य एक बंध बन जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे H2 में ये क्या होता है? इस प्रकार दर्शाते हैं, ऐसे डैश के द्वारा इसे H और बीच में डैश के द्वारा क्या है? ये सहसंयोजी आबंध को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं जो CH4 यानी मैथेन। मैथेन के अंदर क्या होता है? ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं जो स्टार के द्वारा दर्शाए गए हैं, और ये बिंदु के द्वारा दर्शाए गए हैं वो क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहसंयोजी आबंध का निर्माण हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार सहसंयोजी आबंध अपन दर्शाते हैं 1 2 3 4। तो हम ये भी ध्यान रखना, कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड यानी 4 बंध बनाता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लेंगे अब कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप में हम देखते हैं पहले हीरा। कार्बन के अपरूप में होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो कार्बन के अपरूप में हम सबसे पहले देखते हैं हीरा। ज्यामिति इसकी चतुष्फल की होती है। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है। विद्युत का कुचालक होता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने में इसका उपयोग होता है। ओके दोस्तों, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनको काटने में क्या होता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट संरचना परती होती है। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह विद्युत का चालक होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। और जो पेंसिल की जो निब होती है उसमें उसको बनाने में क्या होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट मुलायम व चिकना होता है। इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। नेक्स्ट आ जाएगा फुलरिन। इसमें 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरिन कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसकी संरचना पिंजरानुमा होती है। इसे बकी बॉल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता यानी 4 संयोजकता और संकलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। जो कार्बन होता है उसमें क्या होता है? जो उसकी संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी वो 4 बंध बनाता है। 4 बंध बनाता है और वो क्या करता है? जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण क्या होता है? बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन संख्या और नाम। अगर कार्बन 1 होता है तो उसे मैथ कहते हैं। कार्बन 2 होता है तो उसे एथ कहते हैं। 3 होता है उसे प्रोप कहते हैं। 4 होता है ब्यूट कहते हैं। 5 होता है पेंट कहते हैं। 6 होता है तो हेक्स कहते हैं। 7 होता है तो उसे हेप्ट कहते हैं। 8 होता है तो उसे ऑक्ट कहते हैं। 9 होता है नॉन कहते हैं। 10 होता है तो उसे डैक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एकल आबंध या एल्केन। तो एल्केन का जो अनुलग्न क्या होता है? एन। अनुलग्न मतलब होता है जो पीछे जुड़े, यानी जो यौगिक के पीछे जुड़ता है उसे अपन कहते हैं अनुलग्न कहते हैं। तो इसका जो एल्केन का जो अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे दो कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एथ कहते हैं। तो इसमें क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है? एकल बंध है। एकल बंध होने के कारण तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। उसी प्रकार 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, और कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है? एकल आबंध है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपेन। ओके दोस्तों, इसी प्रकार ये ब्यूटेन का निर्माण हो गया। तो दोस्तों, जो कार्बन की संयुक्तता यानी जो ये 4 बंध बनाता है, तो एक बंध तो इसने क्या किया? इसके कार्बन के द्वारा बना लिया, और बकाया जो 3 बंध होते हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा बना लेता है। ओके दोस्तों, तो कार्बन हमेशा क्या होता है? 4 आबंध बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं द्विआबंध। द्विआबंध में हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो अनुलग्न होता है वो कहता है इन होता है। इन। ओके फ्रेंड्स,
तो इसमें देखते हैं इन होता है, तो यहाँ पे दो कार्बन परमाणु को अपन क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और इसमें अनुलग्न क्या है, इन, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इसमें अनुलग्न कौन सा यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्रोपिन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। यानी इसमें ब्यूट होता है तो इसमें अनुलग्न इन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखते हैं त्रियाबंध में देखते हैं आइन। तो त्रियाबंध में होती है एल्काइन का जो अनुलग्न होता है वो कहते हैं आइन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं जो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। तो एथ है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध कौन सा है, तीसरा बंध है, यानी त्रियाबंध है। तो त्रियाबंध होने के कारण त्रियाबंध, तो इसने कार्बन कार्बन के मध्य बना लिया, और एक हाइड्रोजन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन से और बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण कार्बन की जो बंध कितने हो जाएंगे, 4। तो कार्बन हमेशा क्या होता है, 4 बंध बनाता है। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। और इसमें त्रियाबंध लगा है तो इसमें अनुलग्न क्या हो जाएगा, आइन। तो एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा, एथाइन। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस आइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियात्मक समूह में हम देखते हैं हेलोजन। तो हेलोजन हो जाएगा, हेलोजन में हम देखते हैं हेलोजन का जो संकेत क्या होता है, एक्स होता है, ये बैलेंसी फ्री एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हेलोजन को हम क्या कहते हैं, पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। पूर्व लगन मतलब एक यौगिक से पहले लिखते हैं, यानी इसमें हेलोजन के अंदर कौन सा है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे मैं दो लिख रखे हैं, क्लोरो ब्रोमो लिख रखे हैं, बकाया इसमें फ्लोरो भी होता है, आयोडी भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं दो कार्बन है, दो कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो एकल बंध होने के कारण दो कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एथेन। और इसमें लगा Cl लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरो एथेन, क्योंकि जो Cl है उसे हम क्या पूर्व लगन के रूप में यूज करेंगे। तो दो कार्बन के लिए एथेन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, और पूर्व लगन के जो क्लोरो एथेन। उसी प्रकार 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूटेन लिख दिया, और इसमें जो Cl था वो क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। ओके फ्रेंड्स, एल्कोहल में क्या हो जाएगा, बैलेंसी फ्री OH इसका संकेत है, और अनुलग्न क्या हो जाएगा, अनुलग्न जो पीछे लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो ऑल हो जाएगा, इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑल हो जाएगा। जैसे हम दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल आबंध है। एकल आबंध होने के कारण ये क्या जो है, एथेन हो जाएगा। दो कार्बन को हम अब क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, और इसमें OH समूह लगा है, तो इसे एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, एथेन। और उसी प्रकार हम 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होने के कारण कार्बन 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड को हम CHO या फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इसके द्वारा दर्शाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे दो तरह से दर्शा सकते हैं। अनुलग्न इसका जो है L हो जाएगा, L अनुलग्न हो जाएगा। तो CH3 CH2 CHO, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन। अनुलग्न क्या हो जाएगा, L है तो प्रोपेनल। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे पेंटेन। तो इसमें समूह कौन सा हो जाएगा, जो क्रियात्मक समूह है CHO समूह को हम क्या कहते हैं, L। अनुलग्न कौन सा यूज करते हैं, L। तो पेंटेन प्लस L क्या हो जाएगा, पेंटेनल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। इसी प्रकार सेप्टेनल, हेप्टेनल। ओके फ्रेंड्स, अब आता है कीटोन में जो कीटोन का जो संकेत क्या होता है, C डबल बॉन्ड, 2 बैलेंसी फ्री हो जाएगी, और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये इसका संकेत है। अनुलग्न इसका हो जाएगा ऑन हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड हो, 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि 3 कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल आबंध है, तो इसलिए एल्केन का यूज करेंगे। तो CH3 कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा, सिंगल, तो इसको 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। और इसमें जो अनुलग्न क्या कौन सा लग जाएंगे अब, ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। उसी प्रकार 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन प्लस ऑन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ओके फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम माइनस बैलेंसी फ्री COOH या फिर इसे बैलेंसी फ्री C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके फ्रेंड्स, अनुलग्न इसका हो जाएगा ओइक एसिड। तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे 3 कार्बन को। तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहेंगे, समूह कौन सा लगा हुआ है, COH, तो इसका लिए अनुलग्न कौन सा है, ओइक एसिड। तो प्रोपेन प्लस ओइक एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूटेन। तो इसमें अनुलग्न कौन सा लगेगा, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा क्रियात्मक समूह का नामकरण। तो इस प्रकार आप किसी भी समूह का नामकरण कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
अब आता है साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन की संरचना। तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना में आप देख लीजिए। तो साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन की संरचना, तो जो साइक्लोहेक्सीन है, जो साइक्लोहेक्सीन की ये संरचना दे रखी है, इसमें कितने 6 कोने दे रखे हैं, 1 2 3, जितने भी कोने दे रखे हैं वहां पे क्या कार्बन है, मैंने यहाँ पे दर्शाया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी कोने दे रखे हैं इसमें 6 कोने हैं, तो 6 कोनों पर क्या है, इसमें कार्बन है, और ये कार्बन क्या है, 4 आबंध बना रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये कार्बन मानते हैं, तो यहाँ पे एक आबंध इधर जा रहा है, एक ये और 2 ये हाइड्रोजन से, तो इसकी क्या हो गई, इस कार्बन की कितने हो गए, 4 आबंध हो गए। इसी प्रकार प्रत्येक कार्बन ने 4 आबंध बना रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन की संरचना। तो इसका जो संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12। ओके फ्रेंड्स, अब आता है बेंजीन। तो बेंजीन की ये संरचना दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कोने जितने भी दे रखे हैं, यहाँ पे 6 कोने, 6 कोनों पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन ने यहाँ पे क्या है, 4 आबंध, प्रत्येक कार्बन ने इसमें 4 आबंध बना रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसका संरचना सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे इसका संरचना सूत्र होगा C6H6। ओके फ्रेंड्स, तो बेंजीन का संरचना सूत्र मैंने यहाँ पे गलत है, तो इसका सूत्र होगा C6H6। ओके फ्रेंड्स, C6H6। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो नेक्स्ट हम आते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विआबंध व त्रिआबंध नहीं होते उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण एल्केन। तो एल्केन में आपने देखा था उसमें ना तो द्विआबंध होता है और ना ही त्रिआबंध होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विआबंध व त्रिआबंध नहीं होते उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, कार्बन कार्बन के मध्य, ये ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध अथवा त्रिआबंध नहीं होते, उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण एल्केन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेते हैं हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विआबंध व त्रिआबंध होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, द्विआबंध व त्रिआबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण एल्कीन। एल्कीन में आपने देखा था द्विआबंध था कार्बन कार्बन के मध्य। एल्काइन में देखा था आपने कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध था। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिकों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक व ऑक्सीजन का उपयोग करके, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 व H2O देते हैं और साथ ही ऊष्मा भी निकलती है, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं ये CH3OH लगा हुआ है, तो एक नंबर कार्बन, एक कार्बन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। तो मैथ कहते हैं, तो इसमें एकल आबंध है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, मैथेनॉल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें अनुलग्न क्या लग जाएगा, ऑल, क्योंकि इसमें OH समूह के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल, तो ये क्या होगा, मैथेनॉल। मैथेनॉल की क्रिया जब O2 से कराई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, CO2। मैथेनॉल क्रिया जब O2 से कराते हैं तो इसके अंदर क्या बनता है, CO2 बनती है, H2 बनती है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक समूह में, क्रियाकारक यानी जो बाईं तरफ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो अभिक्रिया में बाईं तरफ होते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक समूह में ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अथवा तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं वे पदार्थ जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, यानी वे पदार्थ जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीकारक के कुछ उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पे पहला जो होगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लिखते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। दूसरा लिख रखा है मैंने अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ओके फ्रेंड्स, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब देखते हैं ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हम देखते हैं इसमें दो कार्बन और इसमें OH समूह लगा हुआ है। 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथेन, तो इसमें OH समूह लगा हुआ है, तो इसके ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ओके फ्रेंड्स, तो एथेनॉल की अभिक्रिया जब क्षारीय KMnO4
की क्षारीय केमियोफोर से कराई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो क्षारीय केमियोफोर क्या होता है, इसके अंदर जो एथेनॉल है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करवा देता है, ऑक्सीजन ऐड करवा देता है, जिसके कारण क्या होता है, OH समूह, जो OH समूह की जगह क्या आ जाता है, COOH समूह आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन एथेन कहेंगे, एथेन। और ये क्या है, COH समूह को अपन इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया क्या होती है, पैलेडियम यानी Pd अथवा निकेल यानी Na जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ना पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो देते हैं, इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो संकलन अभिक्रिया एकदम सिंपल डेफिनेशन इसकी, पैलेडियम निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन जोड़ना पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, एक एल्कीन है यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो R की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, कोई भी समूह लगा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो R की जगह कोई भी समूह हो सकता है। और ये क्या हो जाएगा, Na उत्प्रेरक हो जाएगा, Na उत्प्रेरक हो जाएगा। तो इसमें 4 R थे, यहाँ पे 4 R लगे, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसके टूटने पर टूट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो हाइड्रोजन जुड़ने 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी इसमें, तो ये क्या हो गए, ये अब संतृप्त बन गया। तो इसमें सारे एकल आबंध है, एकल आबंध को हम क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये क्या होगा, संतृप्त हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजनीकरण करने पर ये क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में तत्व या परमाणु या अणु या आयन के द्वारा किसी यौगिक में से किसी तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण देखते हैं इसमें, CH4 को हम क्या कहेंगे, मैथेन, क्योंकि 1 नंबर कार्बन है, एक नंबर कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। तो इसमें एकल आबंध है, तो इसी के मैथेन, ये मैथेन हो गया। मैथेन की क्रिया जब क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, तो इसमें क्या होता है, CH3Cl प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन। वहां क्लोरोमेथेन कहते हैं क्योंकि इसमें 1 नंबर कार्बन को हम क्या कहेंगे, मैथेन, और Cl क्या होगा, पूर्ण लग्न के रूप में आएगा, जो कि मैंने अभी नामकरण में पार्ट फर्स्ट में कराया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोरोमेथेन, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। ओके फ्रेंड्स, तो ये Cl क्या कर देता है, इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और हाइड्रोजन को विस्थापित करके Cl जो होता है स्वयं उसकी जगह ले लेता है, जिसके कारण CH3Cl का निर्माण हो जाता है और HCl का निर्माण हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल क्या होता है, कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में होता है, इसे सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। जो एथेनॉल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। यहाँ अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो एथेनॉल क्या होता है वो आपको पता ही हो, 2 नंबर कार्बन, एथ के लिए दो कार्बन लगाते हैं, तो CH 2 कार्बन हो गए, और OH ऑल इसका अनुलग्न हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ओके फ्रेंड्स, तो ये सोडियम के साथ जिसकी अभिक्रिया करते हैं, सोडियम प्लस एथेनॉल की इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जो H का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2ONA। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2। ओके फ्रेंड्स, तो ये सोडियम की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया हो जाएगी। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो ये एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है 443 केल्विन ताप पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या, ये इसे हम क्या कहेंगे, तो 2 नंबर का कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ, और इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आप अनुलग्न क्या लगाते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, ये एथीन। तो ये क्या है, एथीन है। ओके फ्रेंड्स, प्लस H2 हो जाएगी।
ओके, एथेनॉल प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगी एथीन हो जाएगी। अब आ जाएगा अल्कोहल का विकृतीकरण। अल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है? औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए, औद्योगिक यानी जो व्यावसायिक रूप से काम में लिया जाता है, उसका दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें जहरीला पदार्थ मेथेनॉल यानी CH3OH मिला दिया जाता है, और साथ में ही रंग के लिए कॉपर सल्फेट जो नीला रंग प्रदान करता है, वह गंध के लिए प्रीडीन को मिलाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और कॉपर सल्फेट इसे नीला रंग प्रदान कर देगा और गंध के लिए प्रीडीन मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल विकृत अल्कोहल कहलाता है। यानी इसमें ये सारे मिलाने पर जो अल्कोहल जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकृत अल्कोहल। व इस प्रक्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ आ जाता है तो अल्कोहल का विकृतीकरण कैसे होता है या क्या होता है, तो ये आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। तो एथेनोइक अम्ल सूत्र सिंपल हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल के एथ होगा तो मतलब 2 कार्बन तो होगी निश्चित है ये तो, और ओइक एसिड ओइक अनुलग्न लगा हुआ है तो 2 कार्बन लिखिए आप, और ओइक ये लगा दी CH3COH, ये 2 कार्बन हो गए और COH ये ग्रुप हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो 2 नंबर कार्बन को हम कहेंगे एथेन, और COH समूह लगा हुआ है तो इसे क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, इसका अनुलग्न लग जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? एथेनोइक एसिड। इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं एवं इसे अचार परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन यानी 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप जो केल्विन दे रखा है केल्विन में 273 माइनस कर दीजिए, 273 माइनस कर दीजिए तो वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। जो एथेनोइक अम्ल होता है वो ठंडी जलवायु होती है वो वहाँ पे ये जम जाता है, इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो आपको कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं या उसका सूत्र बताइए, तो ये क्या होगा? एथेनोइक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं इसकी अभिक्रियाएं। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? पहली अभिक्रिया हो जाएगी एथेनोइक अम्ल की एस्टरीकरण। एस्टर के निर्माण की अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। जो एस्टर का निर्माण होता है उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अम्ल व अल्कोहल की अभिक्रिया से होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल CH3COH, इसे अपन क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा? CH2CH3, ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। OH समूह का 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथेन लगाते हैं। एथेन, क्योंकि एथेन क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा है? एकल बॉन्ड है, तो इसलिए इसीलिए लिख रहे हैं एथेन। और ऑल OH के लिए अनुलग्न क्या लगता है? ऑल, तो इसलिए हो जाएगा एथेनॉल। तो इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से OH इधर की साइड से हट जाता है और H इधर की साइड से हट जाती है, तो इसमें H2 क्या निकल जाता है? H2O यानी जल काणु निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ओके फ्रेंड्स, तो ये एस्टर हो जाएगा। एस्टर को जो इसका नामकरण करते हैं तो उसे एल्किल एथेनोइड के रूप में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एल्किल इस भाग को कहते हैं, इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। जो सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, जो सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? एल्किल भाग कहते हैं। एल्किल मतलब एल्किल की जगह एथिल, मैथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। और इससे जो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? एल्केनोइड। एल्केनोइड एल की जगह क्या कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथेनोइड, एथेनोइड, कुछ भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, प्रोपेनोइड हो सकता है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? इसी भाग को 2 कार्बन है तो इसलिए एथिल कहेंगे, और इस भाग को हम क्या कहेंगे? ये एथेनोइड कहेंगे। इसमें भी 2 कार्बन है इसलिए एथिल एथेनोइड। अगर यहाँ पे 1 कार्बन होता, यहाँ पे भी 1 कार्बन होता, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैथिल मैथेनोइड। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अभिक्रिया करके अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाता है और इससे साबुन तैयार होता है। इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो साबुनीकरण अभिक्रिया तो आ जाता है, तो आपको ये लिखना है पूरा। ओके फ्रेंड्स, तो एस्टर की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इसमें क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का निर्माण हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एस्टर हो जाएगा। एथिल एथेनोइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया करेगी तो ये एथेनॉल का निर्माण हो गया इसके साथ में, एथेनॉल। और इसमें क्या हो गया? और ये CH3CONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट या कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा हो जाएगा? सोडियम लवण हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट। ओके फ्रेंड्स,
तो ये क्या है, साबुन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम आते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया, इससे लवण व जल बनते हैं। यानी जब एथेनिक जो ओइक अम्ल होता है, यानी जो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल के लिए जब क्षार यानी NOH, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें जल बनता है और लवण बनते हैं। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करें तो ये जल बन गया H2 और लवण क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या है, यहाँ पे लवण है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो Na2CO3, ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये एथेनोइक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी सोडियम एसीटेट प्लस जल और CO2 बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब लेते हैं बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें सोडियम एसीटेट यानी सोडियम लवण जल बन जाएगा और CO2 बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं साबुन। तो साबुन क्या होता है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो साबुन की अगर परिभाषा आती है तो साबुन क्या होता है, अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है साबुन क्या होता है, तो इसको आपको ये लिखना है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे आपने ये यहाँ पे देखा तो ये क्या CH3CON है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, तो इसकी जगह सोडियम की जगह क्या आ सकता है, पोटेशियम। तो इस प्रकार जो कार्बोक्सिलिक जो साबुन होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अब हो जाएगा साबुन की धोने की प्रक्रिया। अब साबुन जो कपड़ों की धुलाई कैसे करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें साबुन के धोने की प्रक्रिया। तो साबुन की धोने की प्रक्रिया, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो साबुन के अणु में क्या होते हैं, 2 सिरे होते हैं। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ध्रुवीय होता है जो जलरागी होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला का युक्त होता है, वो अध्रुवीय होता है जो जल विरागी होता है। यानी 2 सिरे होते हैं, ध्रुवीय एक अध्रुवीय। ध्रुवीय जो होगा जलरागी होगा, जो अध्रुवीय होगा वो जल विरागी होगा। ओके फ्रेंड्स, जल विरागी मतलब जल से दूर भागेगा, यानी जल का विरोधी होगा। ओके फ्रेंड्स, कपड़े धोने की प्रक्रिया में साबुन अणु का अध्रुवीय भाग मैल या तेल की बूंद की ओर होता है। मैल यानी जो उस पर गंदगी लगी हुई है, कपड़े के ऊपर तेल की बूंद लगी है, सब्जी का दाग लगा है, कुछ भी लगा हुआ है उसके ऊपर, जो जब धोते हैं तो इसमें साबुन के अणु का जो अध्रुवीय भाग होता है वो क्या होता है, तेल की बूंद की ओर हो जाता है और ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। इस प्रकार तेल की बूंद साबुन अणुओं के द्वारा घिर जाती है और मिसेल नामक संरचना का निर्माण होता है। पानी डालने पर ध्रुवीय भाग पानी से क्रिया करता है और तेल की बूंद साफ हो जाती है, इस प्रकार कपड़े धुल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, मिसेल का निर्माण। तो मिसेल के निर्माण में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोडियम यानी ये क्या है, ध्रुवीय भाग है। ध्रुवीय भाग क्या हो जाएगा, जो बाहर की ओर होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय भाग जो यहाँ पे तेल की बूंद है उसकी ओर है। ओके फ्रेंड्स, जब हम पानी डालेंगे तो ये जो ध्रुवीय भाग है यानी बाहर की ओर है, इससे क्रिया करके ये क्या, जो ये बूंद होगी तेल को ये साथ में ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये मिसेल का निर्माण हो जाएगा, ये संरचना दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट। तो अपमार्जक या डिटर्जेंट, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशी सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। यदि हम सिंपल साबुन लेते हैं और उसे कठोर जल मतलब होता है जो समुद्री जल होता है उसे हम कठोर जल कहते हैं, जिसके अंदर लवण ज्यादा घुले हैं। तो अगर हम साबुन को अगर कठोर जल में डालेंगे तो वो झाग नहीं देता, लेकिन ये जो डिटर्जेंट होता है वो झाग देता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अमोनियम व सल्फोनेट के लवण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू व कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। ओके फ्रेंड्स, जो कपड़े धोते हैं, जो कपड़े धोने में और जो शैम्पू कपड़े धोने के जो उत्पाद होते हैं और जो शैम्पू होते हैं जो बनाए जाते हैं उनके अंदर क्या डिटर्जेंट मिला होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप शैम्पू का उपयोग सोच समझ के करें, ज़्यादा शैम्पू का उपयोग ना करें, इससे आपके बालों को नुकसान हो सकता है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।